नेल्सन मंडेला ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। और इसके अलावा बाबा साहेब ने भी एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। लेकिन आजकल एजुकेटेड जो लोग हैं वो लोग कम, और जो छपड़ी लोग हैं वो लोग कुछ ज्यादा ही दहाड़ रहे हैं। इनको देखिए, इनका नाम है अंजलि अरोड़ा। हाल ही में एक इंटरव्यू में बताती है कि ये एक 4 करोड़ का घर ली है। और ये 4 करोड़ वाली चीज़ जो आई है घर वाली, तो शायद उससे ज़्यादा का है। और ये करती क्या है? और इनको तो आप भली भांति जानते होंगे। ये आजकल बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं, बहुत अच्छे अच्छे जगह पे जाते हैं, इनको अवार्ड दिया जाता है। और इनका काम क्या है? सो गाइस, जैसा कि आपने इन सारी वीडियोस में देखा, ये जितने सारे छपरी लोग हैं कितना जल्दी से ग्रो कर रहे हैं। और इसके अलावा ये लोग कुछ ज्यादा ही दहाड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जो एजुकेटेड लोग हैं, जो आजकल के यूथ है, जो ये स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं 14 घंटे 15 घंटे दे करके। दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। नहीं रहे सर, मुझे लगता है कि हम किसी लायक अब नहीं रहा। वो लोग इतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाते जितना इस टाइप के लोग फेमस हो जा रहे हैं। कि जितने सारे छपरी टाइप के लोग हैं, सोशल मीडिया पे बस इसी का राज चल रहा है। ये लोग जहां देखो वहां कोई लग्जरियस कार लेके घूम रहा है, कोई अपना घर दिखा रहा है, कोई अपना कुत्ता दिखा रहा है, कोई अपना बगीचा दिखा रहा है। इसी टाइप के काम ये लोग कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और इतने पैसे जितने एजुकेटेड लोग नहीं कमाते। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जब छपरी लोग इतना ज्यादा कमा ले रहे हैं तो हम लोग पढ़ाई क्यों करें, अगर हम लोग को पढ़ाई करने से फायदा। एक्चुअल में रियलिटी क्या है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसको डिजाइन ही ऐसे किया गया था कि जितने सारे बड़े लोग हैं उनके अंडर में रह करके हम लोग काम करें। इसको आज हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट में कमी है या फिर उस एजुकेशन सिस्टम में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीजों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1826 ईस्वी में, जब बैटल ऑफ जेना ऑस्टेडट की लड़ाई शुरू हुई। एक तरफ फ्रांस के नेपोलियन की आर्मी और दूसरी तरफ पर्सिया के फ्रेडरिक विलियम थर्ड की आर्मी, इन दोनों के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई शुरू होती है। और इस वॉर के एंड में नेपोलियन की आर्मी जीत जाती है और विलियम थर्ड की जो आर्मी थी वो हार जाती है। इस युद्ध में एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिली, वो ये कि एक तरफ जो नेपोलियन की आर्मी थी वो नेपोलियन के इशारे पे, उनकी इंस्ट्रक्शन पे लड़ाई लड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ फ्रेडरिक विलियम की जो आर्मी थी वो उनके इशारे पे, उनकी इंस्ट्रक्शन से लड़ाई नहीं कर रही थी, जिसके कारण उसको बहुत बड़ा हार झेलना पड़ा। और जब ये युद्ध खत्म होती है तो फ्रेडरिक विलियम की आर्मी काफी चिंतित थी। और इतना सब कुछ देखने के बाद उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम बनाया, 8 ईयर कंपल्सरी एजुकेशन, जिसमें उनके राज्य के सभी बच्चों को एजुकेशन दिया जाना था। और उसको एक ऐसे सोल्जर बनाया जाना था जो कि उनके इशारों पे काम कर सके, और जो उनके लीडर्स का बात को माने और उनके लीडर के ऑर्डर्स को फॉलो करे। और इसमें एक बहुत बड़ी बात छिपी हुई थी, वो ये कि जितने सारे स्टूडेंट को शिक्षा दिया जा रहा था, एजुकेशन दिया जा रहा था, वो लोग कभी क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। वो कभी अपने मनमानी कोई काम नहीं कर सकते थे कि उन्हें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उन्हें खेलना है कि नहीं खेलना है। ये सारी चीजों से उन लोगों को वंचित रखा जाता था। उन लोगों को उसीलिए ट्रेन किया जा रहा था ताकि वो लोग एक बेस्ट सोल्जर बने और जो उनका लीडर था उसके इशारों पे काम करे। और उन बच्चों को ये कभी नहीं बताया गया कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। उनको बस ये बताया गया कि उनका जो लीडर है उसकी बात को ही फॉलो करना, उसके इंस्ट्रक्शन पे काम करना है। और उसके बाद साल 1810 आते आते पूरे पर्सिया में एजुकेशन सिस्टम लागू हो गया, जिस एजुकेशन सिस्टम से पूरे पर्सिया को कंट्रोल किया जा सकता था। और इस एजुकेशन सिस्टम को देख के एक व्यक्ति काफी इससे प्रभावित होते हैं और वो इसी टाइप के एजुकेशन अपने देश में भी लागू करने को सोचते हैं। और इस व्यक्ति का नाम था हॉर्समैन। हॉर्समैन जो 1837 ईस्वी में मैसेच्यूसेट्स स्टेट बोर्ड में बोर्ड ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरी बने थे। और ये एक ऐसे एजुकेशन की तलाश में थे जो वो अपने देश में लागू कर सके। और इसी एजुकेशन की तलाश में वो विभिन्न देशों में जाते हैं और वहां पे चक्कर लगाते हैं ताकि कहाँ के एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है, ताकि उस टाइप के एजुकेशन सिस्टम को ये अपने देश में लागू कर सके। और तभी ये पहुंच जाते हैं पर्सिया, और वहां पे इनकी जो नजर पड़ती है वो वहां के एजुकेशन सिस्टम पे पड़ती है, और वो उसी एजुकेशन सिस्टम को ला करके अमेरिका में लागू करते हैं। और अमेरिका में 1852 ईस्वी में इस एजुकेशन सिस्टम को एक मैंडेटरी एजुकेशन पॉलिसी बना देते हैं। लेकिन इस टाइप के एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए फंड की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन उन लोगों के पास उतना फंड नहीं था जिसके कारण ये लोग इस एजुकेशन सिस्टम को चला सके। तभी वहां पे एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होती है जो कि बहुत ही सेल्फिश था, और उसका नाम था जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर उस समय का फर्स्ट बिलियनर था।
जॉन डी रॉकफेलर जो थे उन्होंने क्या किया, ये जो एजुकेशन सिस्टम था उस पर काफी इन्वेस्ट किया, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा उनका मकसद छिपा हुआ था और वो बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं इस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ताकि ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो ग्रो कर सके। और उनके पीछे का जो मकसद था वो ये था कि उस टाइम तक जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था वो काफी तेजी से बढ़ने लगा था और उनके पास भी एक कंपनी थी, ज्वाइंट ऑयल कंपनी, जिसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ती, लेकिन उनके पास उतने मजदूर नहीं थे जिससे उनकी जो कंपनी है वो रन कर सके। इसीलिए वो क्या करते हैं कि जो ये एजुकेशन सिस्टम आया था उसके ऊपर ही अपना मतलब पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसमें से जो भी बच्चे निकले वो वहां से निकल के डायरेक्ट इनके कंपनी को ज्वाइन करे और उनको इशारे पे काम करे और उनकी जो कंपनी है वो ग्रो कर सके। और इसी कारण से अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम को फंड करते हैं और उसको अपनी बातों में इन्फ्लुएंस करते हैं और उन्होंने उन बच्चों को अपनी कंपनी में काम करने के लिए ट्रेन किया। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत जो हो रही थी उस बच्चों के साथ, उन लोगों की खुद की जो क्रिएटिविटी थी वो खत्म होती जा रही थी क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पाते थे। उन लोगों को बस जो सिखाया जाता था वो लोग वही काम करते थे लाइक अ रोबोट। और उस समय का जो एजुकेशन सिस्टम था, अगर उसकी रियलिटी के बारे में बात करें तो ये था कि जो बच्चे थे उन लोग को वर्कर बनने के लिए ट्रेन किया जा रहा था, न कि थिंकिंग पावर को ग्रो करने। और ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम ये अमेरिका में शुरू होता है, उसके बाद धीरे धीरे सारे कंट्री में फैलते जाता है। और उसके बाद 1870 ईस्वी में यूके में एलिमेंट्री एक्ट 1870 के तहत एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और उससे पहले ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इस एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर चुके थे जिसका नाम था इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। और इस एजुकेशन सिस्टम को चलाने की जो जिम्मेवारी थी वो थी थॉमस बेबिंगटन मैकावेले के ऊपर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स का राज इंडिया में 1757 से ही शुरू हो गया था, लेकिन जब वो इंडिया आए तो उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी। वो ये कि जब वो इंडिया आए तो उनकी भाषा को कोई समझने वाला यहाँ पे नहीं था। उनकी कल्चर भी अलग थी, उनकी भाषा भी अलग थी और उनकी जो भाषा थी उनकी नहीं हम लोग समझ सकते थे और नहीं जो हम लोग की भाषा थी नहीं वो लोग समझ सकते थे। और ये जो चुनौती थी उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हुई थी। और पूरे इंडिया पे राज करने के लिए उनको सोल्जर के साथ साथ ऑफिसर की भी जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने एक बात सोची। तो अंग्रेजों ने ये सोचा हम लोग एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे जिसमें अपर क्लास के लोगों को एजुकेशन दिया जाएगा और उन लोगों को एक ऐसा सोल्जर बनाया जाएगा, एक ऐसा ऑफिसर बनाया जाएगा जो हमारे इंस्ट्रक्शन पे, हमारे इशारे पे, हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करे। और मैकावेले ने जब यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखा तो उसने ये कहा ये किसी काम का नहीं है, बहुत बेकार है, ये हमारे किसी काम नहीं आने वाला। और उसने इंडिया में वेस्टर्न कल्चर को इंट्रोड्यूस किया और इस पर्शियन मॉडल के एजुकेशन सिस्टम को अपने तरीके से इंडिया में लॉन्च किया। और तब से लेकर के आज तक इंडिया में यही एजुकेशन सिस्टम चलते आ रहा है। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो या फिर आप अपनी लाइफ से इसको रिलेट करके देख सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, सुबह में 5 बजे जगते हैं, फ्रेश होते हैं, खाना खाते हैं, नहाते धोआते हैं और उसके बाद हम लोग स्कूल जाते हैं। 9 बजे स्कूल जाना है, 9 से लेकर के 6 घंटे तक स्कूल में पढ़ाई करनी है और वहाँ पे पढ़ना क्या है, जो हमें किताबें दी गई है उसे पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, टीचर कहेगा किताबें खोलो, पढ़ना शुरू करो, आप पढ़ना शुरू करते हो। वो बात आपको समझ में नहीं आती और पता नहीं टीचर को समझ में आती है या नहीं आती है, वो बात आपको नहीं पता। कई बार तो ये होता है जो टीचर हम लोग को पढ़ाते हैं उन लोग को यही नहीं पता होता कि वो लोग हमें पढ़ा क्या रहे हैं और यही सवाल अगर उनसे कर दिया जाए तो वो उन लोगों को नहीं पता होता। और इतना कुछ होने के बाद वो लोग हम लोग को एक होमवर्क देते हैं जिससे हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पाते। एक्चुअली में होता क्या है, जब हम लोग घर पे जाते हैं तो खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता कि हम लोग खेल पाए, हम लोग किसी से बात कर पाए, कहीं जाकर के घूम पाए। हम लोग अपने होमवर्क को करने में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोच भी नहीं पाते। और इस होमवर्क को करने के पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है, अगर हम लोग इस होमवर्क को डन नहीं करते हैं तो अगले दिन स्कूल में हम लोग को दंडित किया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है। और इन्हीं सब एजुकेशन सिस्टम के कारण जो हमारी क्रिएटिविटी है वो मरते जाती है और हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते। लेकिन स्टार्टिंग में हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे जहाँ पे बच्चे जाकर के अपने गुरु के समक्ष बैठ करके ज्ञान प्राप्त करते थे। गुरु हम लोग को किताबों के साथ साथ जो हम बाहरी नॉलेज है, जैसे कि किसी के साथ कैसे व्यवहार करना है, हमारी जिम्मेवारी को समझना, कैसे सफाई करनी है, कैसे खाना बनाना है, ये सारी चीजों को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता था। और इसके साथ ही जो शिष्य लोग होते थे वो गुरु के कामकाज में हाथ बटाते थे, जैसे कि उनके घर की सफाई करना, खाना बनाना, जंगल से जाकर के लकड़ियों का काट करके लाना ताकि खाना बन सके। इन सारी कामों को वो लोग किया करते थे। लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस समय गुरु से जो चाहे जैसे चाहे क्वेश्चन कर सकता था, लेकिन आजकल क्वेश्चन करने पे भी क्वेश्चन उठ जाता है कि तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते, जितना दिया जा रहा है उतना एनफ है, तुम उतना ही पढ़ो। और ये एजुकेशन सिस्टम जो है हमारी क्रिएटिविटी को मारते जा रहा है और हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल नहीं सोच पा रहे हैं। आप इन लोगों को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, बिल गेट जो कि कॉलेज ड्रॉप आउट है, मार्क जुकरबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट, स्टीव जॉब हाई स्कूल ड्रॉप आउट। ये जितने सारे बड़े बड़े लोग, ये लोग कॉलेज ड्रॉप आउट तो कोई हाई स्कूल ड्रॉप आउट है। ये स्टार्टिंग में ही इस एजुकेशन सिस्टम को समझ चुके थे कि इस एजुकेशन को लेने के बाद वो लोग बस एक वर्कर बन के रह जाएंगे, इसीलिए उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया और उन्होंने अपनी मन की बात सुनी और उन्होंने अपने स्किल पे ध्यान दिया और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचा और तभी आज ये बहुत बड़ी मुकाम पे है। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद हमारे मन में अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि क्या हम लोग पढ़ाई करना छोड़ दें
तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ये नहीं बोला आपसे कि आप पढ़ाई छोड़ दो। ये जितने सारे सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये हम लोग को आगे चल करके बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और ये जो चीजें हैं ये कभी खत्म नहीं होने वाली और इन्हीं सब चीजों को पढ़ने के बाद और बहुत ज्यादा आगे बढ़ोगे। इसलिए इन चीजों को तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। आप पढ़ो, आगे बढ़ो, स्कूल जाओ, कोचिंग से जाओ, लेकिन अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन करने से रोका जा रहा है तो आप उसके लिए अपने मम्मी पापा से कंप्लेन करो, ताकि वो लोग स्कूल में जाकर के इस बात के लिए आवाज उठा सके। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा और इसी टाइप का एजुकेशन हम लोग को मिलता रहा तो हम लोग बस एक वर्कर बन के ही रह जाएंगे। आप सभी को ये बात जानकर हैरानी होगी कि फिनलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आज बच्चों को इंटरनेट के साथ साथ चैट जीपीटी, सोशल मीडिया, इन सारी चीजों की नॉलेज दी जाती है। साथ ही साथ उन लोगों को किताबें भी सिखाई जाती है। और जो हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है उसको तो आप भली भांति जानते हो कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा। अगर सिंपल भाषा में बोले तो हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ही खराब है। और अगर यहाँ का एजुकेशन सिस्टम खराब नहीं है तो ये वाला आप थोड़ा गौर से सुनो। शांतनु नारायण, सीईओ ऑफ एडोबी, सुंदर पिचाई, सीईओ ऑफ गूगल, सत्या नडेला, सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, नील मोहन, सीईओ ऑफ यूट्यूब, अरविंद कृष्णा, सीईओ ऑफ IBM। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जितने सारे सीईओ लोग हैं ये इंडियन हैं, लेकिन ये आज इंडिया में नहीं है। 2019 की एक डाटा बताती है कि 2019 में करीब 2 लाख लोग इंडिया छोड़कर के फॉरेन चले गए। वहीं 2020 में 85,000 लोग फॉरेन गए। 2021 में करीब 1,63,370 लोगों ने इंडिया छोड़कर बाहर चले गए और वहीं 2022 में करीब 2,25,000 लोगों ने भारत छोड़कर बाहर में जाकर के रहना पसंद किया। और 2022 की एक रिपोर्ट बताती है कि 2022 में करीब 7.5 लाख स्टूडेंट इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से नाखुश होकर के वो लोग बाहर में जाकर के पढ़ाई करना पसंद किए। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जितने सारे टैलेंटेड लोग हैं वो लोग ऐसे ही इंडिया छोड़ते रहेंगे और इंडिया में कुछ इस टाइप के लोग बचेंगे। एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल खरीद सकता है तो आप नहीं खरीद सकते हो? ये जो डॉली टपरी है, डॉली टपरी पता नहीं इनका क्या नाम है, जो कि चाय बनाते हैं, इनका नेट वर्थ है 10 लाख। और बताइए रोल्स रॉयस कैसे खरीद ली, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और उसके अलावा ये जो मोटिवेट कर रहा है कि एक चाय बनाने वाला रोल्स रॉयस खरीद सकता है, आप नहीं खरीद सकते। भाई इसकी औकात ही नहीं है कि रोल्स रॉयस खरीद सके। बस एक होता है दुबई में जाने पे आप लोगों को भाड़े पे गाड़ी आजकल चलाने को मिल जाता है, वहाँ पे ये तो खैर इस कार को चलाने को भी इसको मौका नहीं दिया गया कि ये चला सके, बस ये बैठ करके रील्स बनाए और ज्ञान तो ऐसे दे रहा है कि पूछो मत। सो गाइस, आप एजुकेशन की पावर को समझ सकते हो। ये जो जितने सारे छपरी लोग हैं वो कभी भी एजुकेटेड पीपल के सामने नहीं बैठ सकते। इसीलिए आज भी ये सत्य है, शिक्षा वह सेविंग का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। सो गाइस, आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए